वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को जब हाथ में हम लेते हैं तो उसके अंदर दो कॉस्ट कंपोनेंट होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट है और दूसरी है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है और ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हमारे को पड़ेगी, इन सब को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज़ है? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है सीधा विच इज़ रिलेटेड टू दी वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम काम को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम बढ़ाते हैं तो अलग अलग सेक्शंस के अंदर जो रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, रियल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो हमारा खर्चा पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम कहते हैं कि स्टील का एक एक्टिविटी है, तो स्टील वाले काम पे, सरिया बांधने वाले काम पे जितना भी खर्चा आएगा तो वो हम सरिया वाले सेक्शन में दिखाएंगे या सरिया वाले हेड में दिखाएंगे, या जो सरिया की एक्टिविटी है, स्टील की एक्टिविटी है, उसके अंदर हम इसको दिखा सकते हैं। तो दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड विच कैन बी आइडेंटिफाइड अंडर डिफरेंट हेड्स और सेक्शन। जैसे हमने एक हेड बना दिया स्टील का, तो स्टील का सारा खर्चा उसमें दिखा रहे हैं हम। एक हेड बना दिया आपने एक्सक्वेशन का, तो एक्सक्वेशन में हम सारा उसको दिखा रहे हैं। एक हेड दिखा दिया आपने मशीनरीज का, तो साइट पे जो मशीनरी के ऊपर हमारा खर्च हो रहा है एक्टिविटी करते समय, वो हम मशीनरी हेड के अंदर दिखाएंगे। तो इसके अंदर वो सारे खर्चे आ जाते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी and which are directly chargeable to the different heads of the project। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। या हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर जितने रिसोर्सेज के ऊपर जो एक्चुअल खर्चा होता है दैट इज़ अंडर डायरेक्ट कॉस्ट। इसी प्रकार जो ओवरऑल कॉस्ट होती है उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हम ऐड करते हैं। तो साइट के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनका एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस से या एक्टिविटीज़ के होने ना होने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए कुछ हमारे एडिशनल खर्चे साइट पे हो जाते हैं। तो उन खर्चों को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि इस खर्चे का प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए ये खर्चे होते हैं। तो मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट नॉट अंडर वेरियस एक्टिविटीज़ बट स्पेंट ऑन अदर आइटम्स। लेकिन दूसरे आइटम्स पे वो खर्चा होता है, जैसे कि इंश्योरेंस का खर्चा है। इंश्योरेंस जो मशीनरी है साइट के ऊपर उनका इंश्योरेंस करा रखा है आपने। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, आपका साइट के ऊपर ऑफिस है तो ऑफिस के खर्चे होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज है, साइट के ऊपर आपके जो स्टाफ रखा हुआ है उनके चार्जेज है। POL पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ये भी हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। इसके अलावा इधर उधर डेली जो रनिंग कॉस्ट रहती है हमारी वो आ जाती है। ऑफिस एक्सपेंसेस है या टेलीफोन फैसिलिटी आपने ले रखी है, वो सभी इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो प्रोजेक्ट हैज़ टू कंपोनेंट, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसके वेरिएशन को स्टडी करें तो ये ग्राफ हमारे को इस टाइप से आपका प्रोजेक्ट चलता है। इसमें मैंने आपको दिखाया है कि वन इज देयर, ये आपका टाइम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे मैंने आपको दिखा दिया कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट कर्व हो वो हमारा ऐसा चलता है, दिस इज द ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट और वी कैन सी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मेजर खर्चा हमारा
डायरेक्टली एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है। और ये जो है हमारा ये लीनियर कर्व है, दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो लीनियर कर्व से एक चीज़ है कि ये देखिए टाइम के साथ यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है, तो प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों का ही सम होगा। ये मैंने इसमें दिखाया है कि टोटल कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो लीनियर रूप से बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट टाइम बढ़ेगा तो ये खर्चे हमारे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि प्रोजेक्ट का जो टाइम ऑफ कंप्लीशन है उसको हम रिड्यूस करें ताकि हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कम पड़े उसके ऊपर। जबकि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारी एक इस कर्व के हिसाब से हमारी बढ़ती जाएगी, टाइम के साथ बढ़ेगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितना कि हमारा लीनियर कॉस्ट बढ़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है उसको हम रिड्यूस करते हैं ताकि हमारी डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट कम आए। तो ये मैंने यहाँ दिखा दिया कि हाउ द कॉस्ट वेरीज विद टाइम। कॉस्ट टाइम के साथ कैसे वेरी करती है तो ये मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर ये जो कर्व है हमारा, दिस कर्व शोज द ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कर्व। तो नॉर्मल अगर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो दिस इज आवर नॉर्मल टाइम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और अगर हम इसके, ये नॉर्मल टाइम आ गया हमारा, नॉर्मल टाइम प्रोजेक्ट को करने में लग रहा है तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट आ गई है, दिस इज समवट नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन कई बार इमरजेंसी वर्क्स होते हैं हमारे पास, सिर्फ कॉस्ट ही एक मैटर नहीं होता, हमारे पास टाइम का इम्पोर्टेंस होता है कि प्रोजेक्ट को आपने बहुत कम समय में कंप्लीट करना है। जैसे इमरजेंसी वर्क्स होते हैं, मिलिट्री के जितने काम होते हैं वार के दौरान, तो इमरजेंसी लेवल पे उनको बहुत कम समय में कोई प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। या जैसे मेन आपका वाटर सप्लाई लाइन डैमेज हो जाती है तो इमरजेंसी रिपेयर होती है, तो वहाँ पर हम टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको मिनिमम टाइम करना होता है। तो दिस पॉइंट रेफर्स टू द क्रश टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर कम से कम समय में हम प्रोजेक्ट को करेंगे, कम से कम समय में अगर हम प्रोजेक्ट को करेंगे तो हमारे को बहुत सारे रिसोर्स लगाने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से ये हमारा टाइम आपने इतना रिड्यूस, इतना कंप्लीशन टाइम कर दिया प्रोजेक्ट का, दिस इज कॉल्ड क्रश टाइम। तो अगर हम टाइम को क्रश करते हैं तो हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि आपको एडिशनल रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, लेबर है या भाई आपका मशीनरी है या आपके वर्किंग आवर्स आपको बढ़ाने हैं या ओवर टाइम वगैरह देने हैं, तो ये आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन टाइम आपने क्रश कर दिया, तो ये हमारा क्या रहेगा, दिस इज आवर क्रश टाइम एंड दिस इज आवर क्रश टाइम कॉस्ट। तो ये देखा गया है कि अगर आपने टाइम को क्रश करना है, मिनिमम टाइम करना है, तो यू हैव टू यूज़ मैक्सिमम रिसोर्सेज। इस वजह से हमारी ओवरऑल जो हमारा कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रश कॉस्ट। अब कॉस्ट का और टाइम का अगर हम रिलेशन देखें तो ये ग्राफ हमारे को मिलता है कि ये पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे आप मिनिमम टाइम लगा रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रश टाइम। प्रोजेक्ट को आप कम से कम समय में यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम कुछ टाइम तो आपको लगेगा ना प्रोजेक्ट को करने में, तो ये वो टाइम है, दिस इज द मिनिमम टाइम व्हेन प्रोजेक्ट इज गोइंग टू कंप्लीट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट क्रश टाइम और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ जो कॉस्ट आएगी दिस इज कॉल्ड क्रश कॉस्ट, मीन्स मैक्सिमम रिसोर्स आप लगाओगे तो यहाँ पे खर्चा हमारा ज़्यादा आएगा। हाँ, टाइम ज़रूर आपने काफ़ी रिड्यूस कर दिया। और ये जो चीज़ है यहाँ पर जो हमारा है
यहाँ पे नॉर्मल टाइम अगर हम ले रहे हैं तो दिस इज़ नॉर्मल टाइम, और यहाँ पे कॉस्ट हमारी वो भी टाइम के हिसाब से नॉर्मल कॉस्ट हम कह सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ द कॉस्ट वेरीज विद टाइम। तो उसके लिए आपको कॉस्ट जो कर्व है हमारा, कॉस्ट कर्व का स्लोप निकालना पड़ेगा। और अगर इस ट्रायंगल से हम देखें तो कॉस्ट कर्व का जो आपका वो है स्लोप है, स्लोप मान लीजिए थीटा है, तो व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा से हम इसके स्लोप को डिफाइन करेंगे इस लाइन के। और स्लोप टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर बना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। तो टेन थीटा जो है इट विल गिव द कॉस्ट स्लोप ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखिए पॉइंट पी की अगर हम बात करें तो पॉइंट पी क्या है हमारा, दिस पॉइंट पी, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम कॉस्ट को क्रश कर रहे हैं, क्रैश कॉस्ट मैक्सिमम पड़ रही है हमारे को। पॉइंट क्यू जो है हमारा वो कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट विद व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद नॉर्मल टाइम। तो ये नॉर्मल टाइम हम कह सकते हैं। देन पॉइंट पी है, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम आ रहा है दिस इज आवर क्रैश टाइम। एंड पॉइंट क्यू की बात करें हैं तो दिस इज आवर नॉर्मल टाइम। तो व्हाट इज द, हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कॉस्ट कर्व। तो उससे आपको वेरिएशन का पता चलेगा। तो कॉस्ट स्लोप का इसका इस ट्रायंगल में टेन थीटा हम लेंगे, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस परपेंडिकुलर इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन द क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट। और ये जो बेस है हमारा ये वाला, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम। तो इस प्रकार से हम कॉस्ट स्लोप निकाल सकते हैं। कॉस्ट स्लोप इज इक्वल टू क्रैश टाइम, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो ये हमने निकाल दिया इनके बीच का डिफरेंस। तो ये हमने निकाल दिया कॉस्ट स्लोप। तो इस कर्व से क्लियर है कि अगर आप प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को क्रैश कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी कॉस्ट जहाँ पर टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा ना लगे और रिसोर्सेज भी आपको बहुत ज़्यादा ना लगे और खर्चा भी बहुत ज़्यादा ना हो और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही है कि हाउ यू विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द गिवन बजट। तो यहाँ मैं दोबारा एक ग्राफ यूज करूँगा। दिस इज द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर्व। क्या होता है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ कंप्लीशन, दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइम, और टाइम के साथ बढ़ती है। तो इसके अंदर दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इस कर्व को लें आप, इस कर्व में पॉइंट ए को हम देखें तो व्हाट इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है जहाँ पर हमारा जो है मैक्सिमम कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट को करने की। आपने टाइम तो क्रॉस कर दिया। दिस पॉइंट ए रेफर्स टू द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बट मिनिमम कंप्लीशन टाइम। पॉइंट बी की बात करें हम तो पॉइंट बी रेफर्स टू द नॉर्मल टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्ट टू कंप्लीट विद नॉर्मल कॉस्ट। तो एंड ये जो पॉइंट ए है ये तो जब आता है जब हमने हर एक रिसोर्स को आपने ऑप्टिमाइज कर दिया, यानी कि आपने हर एक चीज़ को क्रश कर दिया तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है।
और ये पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी ये वो है हमारा कि आपने नॉर्मल क्रश किया है या नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर जो हमारा टाइम लग रहा है या जो कॉस्ट आ रही है वो ये पॉइंट शो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जब ये ग्राफ हमारा इस तरह से चलेगा, यानी जब हम टाइम रिड्यूस करेंगे तो हमारा ग्राफ इस टाइप से आएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये ग्राफ, ये पॉइंट सी मिलेगा हमारे को। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो दिस टेंजेंट विल बिकम हॉरिजॉन्टल। तो ये जो पॉइंट होता है सी पॉइंट, दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट। प्रोजेक्ट की जैसे ही आप कॉस्ट को रिड्यूस करने जा रहे हैं या प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हो तो यहाँ कॉस्ट ज़्यादा है, एक पॉइंट आएगा सी जहाँ पे कॉस्ट कम होगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे रिसोर्सेज को यूज़ करके, रिसोर्सेज को कंट्रोल करके एक ऐसी कॉस्ट हमारे को मिल रही है जो कि कम कॉस्ट है। तो दिस इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का यही मतलब है कि विद द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट ये है, इसको आप रिड्यूस करने जा रहे हैं। जहाँ तक आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें तो वो होती है हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर आपने कंप्लीशन टाइम और रिड्यूस कर दिया प्रोजेक्ट का तो ये फिर यहाँ कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मीन्स है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसे टाइम जहाँ पर अगर हम रिसोर्सेज को प्लान्ड वे में यूज़ करें तो हम प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को कम कर सकते हैं और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन जो टाइम है फिनिशिंग का उसको भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट के इधर या उधर अगर हम जाएंगे तो हमारी कॉस्ट फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, द पॉइंट सी वेयर द टेंजेंट टू द कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल रेफर्स टू द ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम टाइम। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि एक्चुअल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितना समय ले रही हैं और उनकी क्या रिलेशनशिप्स हैं। उन रिलेशनशिप्स को देखते हुए हम एक एस्टिमेट लगाएंगे कि एक्टिविटीज़ हमारी, ऑल एक्टिविटीज़ वो कितने समय में ख़त्म हो रही हैं और कितना खर्चा उनके ऊपर आ रहा है। उससे आप निकाल लेंगे कॉस्ट फ्लो। फिर हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करके हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक्टिविटीज़ का टाइम को क्रश करेंगे थर्ड स्टेप में, यानी कि एक्टिविटीज़ के टाइम को क्रश करना शुरू करेंगे। और फिर हम क्रश करने के बाद, मतलब विद रेफरेंस टू पॉइंट ए, हम प्रोजेक्ट का एक नेटवर्क बनाएंगे एक्टिविटीज़ का कि अगर पूरा क्रश कर दिया जाए एक्टिविटीज़ को तो हमारा नेटवर्क या प्रोजेक्ट कब हमारा पूरा हो रहा है। तो जब पूरे नेटवर्क को हम क्रश करते हैं तो उसमें हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को जरूर ध्यान में देते हैं, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हम प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा क्रश नहीं कर पाते। दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच में डिले द प्रोजेक्ट। तो फिर हम क्रैश नेटवर्क बनाएंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे और एक्टिविटी जो क्रिटिकल है उनके ऊपर फोकस करेंगे। फिर हम ऑप्टिमम ड्यूरेशन जो होगा वो देखेंगे कि कहाँ पर हमारा टाइम ऑप्टिमम लग रहा है। ऑप्टिमम ड्यूरेशन कौन सा होता है हमारा, नॉर्मल टाइम और क्रश टाइम के बीच में कहीं हमारे को मिलेगा। जैसे कि हमने पॉइंट सी देखा था ऊपर, तो पॉइंट सी पे हमारा ऑप्टिमम टाइम लग रहा है, यानी कि बेस्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द बजट। तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन ले करके
हम कर्व के ऊपर, कर्व ए सी बी के ऊपर पॉइंट सी को मार्क कर देंगे। तो दिस पॉइंट सी विल गिव यू द ऑप्टिमम कॉस्ट। और सी पे ही जब हम टाइम देखेंगे तो दैट विल गिव यू द ऑप्टिमम टाइम। इस प्रकार से जब एक्टिविटीज़ को हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद हमारे को ये कर्व मिलता है, ये कर्व मिलता है हमारे को ए सी बी। तो ए पॉइंट पे आप देख रहे हो ना, मैक्सिमम कॉस्ट आ रही है, टाइम मैक्सिमम क्रश कर दिया आपने। बी पर बी कॉस्ट हमारी ज़्यादा है सी की कंपैरिजन में, तो नॉर्मल टाइम है और नॉर्मल कॉस्ट है। कॉस्ट को कम करने के लिए हम पॉइंट सी लोकेट करते हैं। तो दिस पॉइंट सी इज द पॉइंट at which we are having optimum cost as well as optimum time। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम पॉइंट सी को अचीव करें, मीन्स हम ऑप्टिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम टाइम पे प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो दिस इज व्हाट वी हैव फिनिश्ड द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, as well as cost and time relationship and cost optimization. Thanks all. We'll meet soon for the next video.